ऐसा ऐसा गलती मैं बारंबार करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं, लगातार मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाता हूं जो समाज और तमाम देश के लिए हमेशा प्रखर रूप से अपने बातों को रखते हैं। मैं इसी बीच बात करूं तो लगातार आपने कर्पूरी अभियान कर्पूरी जी को हमेशा जाना है और कर्पूरी जी की मिशन को आपने तमाम वैसे अपने जो दादा हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि इस भारत में बाबा साहेब के बाद, काशी राम जी के बाद अगर कर्पूरी जी ने पूरे बिहार को एक नई दिशा दिया तो आज आधुनिक युग में एक दिशा देने के लिए हमारे साथ में हमारे गार्जियन रामबली जी हैं, जो आज पूरे बिहार में द्वितीय कर्पूरी जी के नाम से भी जाने जाते हैं और तमाम वैसे लोग आदर सम्मान से इनके मिशन में करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल को स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद आपके चैनल के व्यूअर्स को। जी, लगातार सर जो बातें होनी चाहिए, खासकर अतिपिछा, लेकिन अब मैं तो आपको अतिपिछा के तौर पर नहीं देखता हूँ। लगातार देश और ये जो बिहार के तमाम मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि आज की राजनीतिक जो पक्ष हैं वो कर्पूरी जी को मानते हैं? देखिए, कर्पूरी जी की राजनीति जो थी पहले, और ये आज भी लगभग 35 वर्षों से जो शासन है बिहार के अंदर, वो कर्पूरी जी के चेलों की ही है। लेकिन जब चेलों की सरकार के कार्यों की समीक्षा करेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि कर्पूरी जी की जो विचारधारा थी उससे ये चेलों ने भटक गया है और उनकी रास्ते जो है थोड़े भिन्न हो गए हैं। उसका भी जीता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जिस दल के द्वारा मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, मैं भी बहुत उपेक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज से आता हूँ, तो बनाने के पीछे मैं समझता था कि जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब या लोहिया या कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर हमारी पार्टी की नींव खड़ी हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल की, जनता दल के बाद होते होते तो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियां थी कि जो समाज में अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। और अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है सबको मालूम है, वो चाहे दलित संवर्ग के हों या अति पिछड़ा संवर्ग के लोग हैं, ज़्यादातर की संख्या इन्हीं की है। तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसी के लेकर के हम समझ रहे थे कि सरकार ने हमें यह अवसर दिया है और इस अवसर का मैं भरपूर प्रयोग करूंगा उन लोगों के सशक्तिकरण के लिए। और अब मैं 2015 में एक घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूं कि उस समय भी सरकार, जिनकी आज सरकार देख रहे हैं, उन्हीं की सरकार थी, यानी माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की समर्थन था। लेकिन उस समय एक ऐसे निर्णय लिए गए, वैसे तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पहली बार हिंदुस्तान में पिछड़ों के अंदर वर्गीकरण की बात की और कैटेगराइजेशन से वो जानते थे कि जब तक निचले तबके को फायदा नहीं मिलेगा और कैटेगराइजेशन नहीं होगा तब तक फायदा नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने बाण लगाया था पिछड़े के अंदर अति पिछड़ा और पिछड़ा के वर्गीकरण करके अनेक्सर 1 अनेक्सर 2। लेकिन बाद के कालखंड में लालू प्रसाद जी की जब सरकार बनी तो लगभग 20 जातियों को इसमें शामिल किया गया। फिर पुनः नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो लगभग 15 जातियों को शामिल की गई और हद तो तब हो गई जब 2015 में अपेक्षाकृत संपन्न 3 जातियों को शामिल करने से इनका जो हक था लगभग 60 से लेकर के 90% और कहीं कहीं तो 100% ये जो है हकमारी हो रही है मूल अति पिछड़ा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिसकी कल्पना की थी लगभग 111 जातियों की। आज जातियों की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 114 हो गई है। तो 114-15 जातियों में से मात्र 3 जातियां जो है वो सब हकमारी कर ले रही है 111 परंपरागत जातियों को, जिनको कर्पूरी ठाकुर ने मूल अति पिछड़ा कहा था। तो वैसे स्थिति में हमारे जैसे अगर कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि चुप रहता तो वो मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ बुलंद की और आवाज़ बुलंद हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय से जब हमें सफलता नहीं मिली, सफल नहीं हुए अपने अभियान में,
तो हम उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय में मामला अभी लंबित है, लेकिन फिर भी मैंने बिहार सरकार के मुखिया से कई बार मिला और मुखिया बिहार सरकार ने कहा कि हमसे गलती हुई है, लेकिन गलती को 8 साल बीत गए, अभी तक उसका करेक्शन नहीं हुआ। तब थक हार करके हम लोगों ने बिहार के सरजमी पर आंदोलन छेड़ने का काम किया। और इसी के क्रम में पिछले 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती थी, उस अवसर पर हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा किया यह 5 सूत्री मांगों के समर्थन में। और वहाँ से पैदल चलते हम लोग 7 अक्टूबर को पटना के मिजर स्कूल में समापन किया अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन के मार्फत। उसमें हजारों की संख्या में लोग शिरकत किए पूरे बिहार के हर जिले से। और उन लोगों के सामने मैंने ये वचन दिया कि जब तक ये मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज भी हम आंदोलित हैं और इस अभियान को लेकर के चिंतित हैं और गांवों तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन बीच के कालखंड में क्या हुआ कि सरकार इस मूल समस्या को समाधान करने के बजाय जो समस्या उठा रहा था उसी को खत्म कर देने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अब उसी प्रयास के क्रम में बिहार विधान परिषद के सभापति को पत्र दिए गए हमारे दल के द्वारा कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। तो दल की सदस्यता और मैं जो सवाल उठा रहा था, दोनों से कहीं से भी कोई तालमेल नहीं है। दल बदल कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत दल की सदस्यता जाती है। या तो कि मैं दल बदल लिया होता, या स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया होता, या मैं व्हिप का उल्लंघन कहीं करता, तो यह दल बदल कानून के अंतर्गत आता। लेकिन मैं तो उन लोगों की सवाल को मुखर होकर के उठा रहा हूं जिनके लिए यह पार्टी की मैनिफेस्टो बनी थी, पार्टी की रचना हुई थी। और उनके सवालों को उठाना अगर खराब मानते हैं, दल विरोधी मानते हैं, या जो भी उनके नज़र में है, तो ऐसा गलती मैं बारंबार करूंगा। क्योंकि मैं उपेक्षित और अत्यंत पिछड़े वर्गों की और 111 जातियों की जो हकमारी हो रही है, उन सवालों को हम अब कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उन सवालों को लेकर के मुझे चाहे जिस हद तक जाना पड़े, मुझे सदस्यता क्या इससे भी कोई और भी कुर्बानी अगर देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए संकल्पित हूँ। उस भाव से इसमें काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। यह लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि मेरी कुर्बानी, मेरा प्रयास बेकार नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए। इसके लिए लोगों से मेरा आग्रह है, विनती है कि आप चीज़ों को समझें कि आज जो ये 3 जातियां जो शामिल हुई है वह लगभग 111 जातियों को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको सरकार फिर वापस करने में क्यों देर कर रही है, इस लेकर के लोग आंदोलित हों। और मैंने जो अभियान छेड़ा है वह अभियान विशुद्ध रूप से सामाजिक है। उस सामाजिक अभियान में, बदलाव के अभियान में, हकमारी के विरुद्ध में लोग इसको साथ दें। और इससे आगे बढ़ करके मैंने तो आह्वान किया है कि आज जो एक दलित संवर्ग है और अति पिछड़ा, ये दोनों की स्थिति लगभग सामान्य है। और दोनों को मिल करके, तीसरे मुसलमान भी है, मुसलमान के भी अधिकांश संख्या जो है लगभग 3-4 जातियों को छोड़ दें तो सारे के सारे मुसलमान अति पिछड़ा में आते हैं। और ये अगर लोग मिल करके, ये तीनों की स्थिति बिल्कुल हाशिए पर है, अगर तीनों मिल करके बिहार की राजनीति में आगे बढ़ें तो फिर इनकी शक्ति के सामने किसी की शक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि अति पिछड़ा ही नहीं बल्कि जाति से जमात की ओर बढ़ करके अति पिछड़ा, दलित दोनों मिल करके इस बिहार की राजनीति को समझें नज़दीक से और आगे का रास्ता बनाने के लिए आंदोलित हो जाए। और जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक हम चाटुकारिता, हमारे जो नेता चाटुकारिता कर रहे हैं, चाहे अति पिछड़े वर्ग के नेता हो, चाहे दलित समुदाय के नेता हो, उनसे हमारा जो जज्बाती सवाल है, जो हमारा हक और हकूक़ का सवाल है, जो हमारा अधिकार का सवाल है, जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य की जुड़ी हुई समस्या है, उसका समाधान नहीं हो रहा है। आज भी आप देखेंगे कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है, प्राइवेट विद्यालय में कितने लोग पढ़ा सकते हैं गरीब। इन सब मुद्दों पर आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे सभी लोग इलाज नहीं करा सकते हैं। तो इन जो फंडामेंटल ये है मुद्दे हैं, इस मुद्दों पर सरकार इतने वर्षों के बाद आज़ादी के आज तक गंभीर नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स का रिपोर्ट बन करके आई
मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 14 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। यही नीतीश कुमार की सरकार ने लैंड रिफोर्स कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आए ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। यही नीतीश कुमार की सरकार ने समान शिक्षा प्रणाली के लिए मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में आयोग बनाई थी, उस आयोग का रिपोर्ट पड़े हुए 14-15 साल हो गए। इसी नीतीश कुमार की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट पड़े हो गए। तो आखिर यह लैंड रिफॉर्म्स के रिपोर्ट को लागू करने से किसने रोका? यह समान शिक्षा प्रणाली आयोग के रिपोर्ट को लागू करने से किसने रोका? इन सब सवालों पर हम लोगों को कहीं न कहीं समझने की जरूरत है और आंदोलित होकर के हम अपने हक और हकूक के लिए तैयार हो जाएं और बिहार के लोगों को एकजुट करें। जो ये तबका है, दलित और अति पिछड़ा और मुस्लिम, ये सब मिल करके आगे की लड़ाई लड़ें, तभी जाकर के हम लोग को सफलता मिलेगी। सर आखिर क्या मजबूरी हुई? जो बात आपने कही वही बात तो लालू जी एक समय में कर रहे थे, तो आज उनको तकलीफ किस बात की? अब लालू जी कहते हैं लेकिन करने के वक्त आता है तो नहीं करते हैं। आखिर आज मैंने कौन सी गलती की? मैं तो सिर्फ उनके एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं कि आखिर इनके इस एक काला कानून से इनको इतना नुकसान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि अभी नगर निकाय का चुनाव हुए 7-8 महीने हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण है, उसमें 17 नगर निगम है, मेयर का पद है। 17 में से 3 सीटें जो हैं नगर निगम का, मेयर का सबसे बड़ा पद होता है, वो अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों के लिए था। लेकिन उन 3 पदों पर कौन आसीन हो गया? वही मैं जिसकी बात किया, 3 जाति। यह तेली अकेले तीनों का तीनों पद पर लेकर के अति पिछड़ा का मेयर के पद लेकर के आज 3 ही नहीं लिया सिर्फ, बल्कि और सामान्य श्रेणी का भी जो 4 सीटें था उसको भी, यानी 7 सीटें लेकर के तेली आज सबसे आगे है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आरक्षण का क्या हो रहा है। उसी तरह जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद के चेयरमैन का 8 पद आरक्षित है अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, लेकिन उस 8 पद में से 7 पद पर आसीन हो गए ये जो हाल के दिनों में 3 जातियां जो इसकी मैंने चर्चा की। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये नौकरियों की भी स्थिति वही मोरलेस है। तो जितने भी अति पिछड़ा परंपरागत अति पिछड़ा थे जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बनाए गए थे, उन सब की हकमारी हो रही है और सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए है। तो फिर लालू प्रसाद जी हो या नीतीश कुमार जी हो, इनको यह चीज़ें दिखाई क्यों नहीं देती है? और दिखाई अगर नहीं दे रही है तो इसका मतलब इनका मनसा कहीं ना कहीं। लेकिन सर ये 3 जाति जोड़ी है वो तो जीवन भर में मैं तो कहता हूँ कि आज भी अगर उसका देख लिया जाए, वो तो बीजेपी छोड़ के आरजेडी और जदयू को कभी वोट दे रहे हैं। फिर इसकी लालसा किस बात की, हमें ये जानना। हाँ, पॉलिटिकली भी वह कोर वोटर है बीजेपी का, लेकिन पता नहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी ने किन कारणों से उसको हटाने में डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है उसको तो कम से कम जनता के सामने, और हम लोगों ने खास करके अति पिछड़ा और दलित के लोगों ने तो ये सरकार को बनाने में अपनी महती योगदान किया है। लेकिन आज ये सब वर्ग ठगा ठगा महसूस करते हैं इनकी सरकार में ऐसी नौबत क्यों आ गई। इसलिए लालू प्रसाद जी हो या नीतीश कुमार जी हो, उनको अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि जो मुख्य धारा जो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जो हमारा स्लोगन था सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, उसको हम उजागर कर सके, उसको हम कारगर और धारदार बना सके। बिना उसको इन लोगों के सहयोग के बिना सामाजिक न्याय